से बदल रही है और जो पुराने दोस्त हैं वो अब नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और इन सब के बीच एक ऐसी दोस्ती है जिसने पिछले 50 सालों से विश्व राजनीति को एक तरह से आकार दिया है। आज की इस गहन चर्चा में हम बात कर रहे हैं भारत और रूस के बीच के रक्षा संबंधों की। और इस विषय की इसकी जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए हमने कई विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया है। हाँ, जैसे कि ORF के लेख हो गए, सिप्री का हालिया डेटा, SPRF का विश्लेषण और PIB की रिपोर्ट्स। साथ ही दिसंबर 2025 से लेकर शुरुआती 2026 तक की कई अहम न्यूज रिपोर्ट्स भी हमने शामिल की हैं। हमारा मुख्य मिशन सिर्फ खबरों को पढ़ना नहीं है। सही कहा। हम इस बात की गहराई में जानना चाहते हैं कि आज के इस तेजी से बदलते और बहुध्रुवीय यानी जो मल्टीपोलर विश्व है उसमें ये दशकों पुरानी साझेदारी अपना नया रूप कैसे ले रही है। बिल्कुल। और इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी संदर्भ स्थापित करना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में कई वैश्विक दबाव एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन का लंबा खिंचता संघर्ष है जिसकी वजह से रूस पर पश्चिमी देशों के सख्त प्रतिबंध लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां हैं और इस पुरानी दोस्ती पर उनकी असहमति भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। हाँ, लेकिन इन तमाम भारी दबावों के बावजूद भारत और रूस के रक्षा संबंध अपनी जगह पर टिके हुए हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारी ये चर्चा किसी भी राजनीतिक पक्ष, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका समर्थन नहीं करती है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी, तथ्यों और रणनीतिक वास्तविकता का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है ताकि असली तस्वीर सामने आ सके। और जो लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रक्षा रणनीतियों को बारीकी से समझना चाहते हैं, उनके लिए इस बदलते हुए परिदृश्य को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस दोस्ती की नींव 1971 में रखी गई थी। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। हाँ, उस दौर की भारी उथल-पुथल में उस संधि ने भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को बहुत मजबूत किया था। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्या इतने दशकों बाद भी वो बुनियाद उतनी ही मजबूत है? बिल्कुल है, और वो बुनियाद इतनी गहरी है कि आज भी उसका असर जमीन पर साफ दिखाई देता है। अगर हम वर्तमान स्थिति के डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत ने पिछले कुछ दशकों में अपने हथियारों के आयात को अलग अलग देशों से लेने की, डाइवर्सिफाई करने की पूरी कोशिश की है। इस विविधीकरण के बावजूद आज भी भारतीय सेना के हथियारों और साजो सामान का 60% से अधिक हिस्सा, 60% वो रूसी या सोवियत मूल का है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सेना की संचालन प्रणाली की एक जीती जागती सच्चाई है। और जब हम इन हथियारों की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है, ये सीधे तौर पर भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। थल सेना को ही देख लीजिए, वहाँ T-90, भीष्म और T-72 टैंक्स का पूरा एक बड़ा बेड़ा है जो सेना की आक्रामक क्षमता का मुख्य हिस्सा है। और वायुसेना के लिए सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स। हाँ, सुखोई जेट्स आज भी आसमान में सबसे अहम आधार है। और फिर आता है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हमारे स्रोतों में ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा विशेष उल्लेख किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर, ये एक ऐसी मिलिट्री ड्रिल या ऑपरेशन था जिसने सबका ध्यान खींचा। इसमें S-400 प्रणाली ने एक ही समय में कई अलग अलग लक्ष्यों को सफलतापूर्वक ट्रैक किया और उन्हें नष्ट करने की अपनी जबरदस्त क्षमता साबित की। इस ऑपरेशन ने दिखा दिया कि रूसी तकनीक अभी भी कितनी घातक और विश्वसनीय है। और इन सभी उदाहरणों से एक बात स्पष्ट होती है कि भारत की सेना किस हद तक इन रूसी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर है। एक टैंक या फाइटर जेट खरीदना एक बार का काम लग सकता है, लेकिन उसको 25-30 साल तक चालू हालत में रखना, बिल्कुल वो एक पूरी प्रक्रिया है। इन प्लेटफॉर्म्स के लिए लगातार स्पेयर पार्ट्स, रूटीन मेंटेनेंस और इंजन अपग्रेड्स की जरूरत होती है। इस पूरी स्थिति को एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जरा एक पुराने और भरोसेमंद स्मार्टफोन इकोसिस्टम के बारे में सोचिए। अगर किसी के पास पिछले 10 साल से एक ही कंपनी का फोन, स्मार्ट वॉच और लैपटॉप है तो वो रातों रात अपना पूरा इकोसिस्टम नहीं बदल सकता। सही बात है। उसके सारे चार्जर्स, केबल्स, क्लाउड स्टोरेज, स्पेयर पार्ट्स
और यहाँ तक कि उसको आंख बंद करके इस्तेमाल करने की जो आदत होती है, सब उसी पुरानी तकनीक पर आधारित होती है। ठीक यही हाल सेना का होता है। हाँ, सेना अचानक से पुराने टैंक्स हटाकर नए फाइटर जेट्स या टैंक्स खड़े नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी मेंटेनेंस लाइन, मैकेनिकों के सालों की ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन उसी पुरानी रूसी तकनीक पर सेट होती है। बिल्कुल। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस गहरी निर्भरता के बावजूद नए आंकड़े एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। हाँ, सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दुनिया भर के हथियारों के लेन देन पर नजर रखती है, उसकी हालिया रिपोर्ट इस बदलाव को बहुत बखूबी दर्शाती है। इस डेटा के अनुसार 2011 से 2015 के बीच भारत के हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 70% थी। लेकिन 2021 से 2025 के आंकड़ों को देखें तो ये घटकर 40% रह गई है। यानी आयात के मामले में भारत तेजी से दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन डेटा तो कुछ और ही इशारा करे। मेरा मतलब है 70 से 40% पर आना एक बहुत बड़ी गिरावट है। तो क्या इसका मतलब यह है कि रूस अब इस रक्षा दौड़ से बाहर हो रहा है? ऐसा लग सकता है, पर क्योंकि हमारे सोर्सेज में ही जिक्र है कि भारत अब फ्रांस से नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन जेट्स खरीदने का समझौता कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका के साथ भी KC-135 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स, यानी आसमान में ही दूसरे विमानों में ईंधन भरने वाले विमान, उनके लिए डील्स हो रही हैं। तो क्या भारत धीरे धीरे रूस से दूर जा रहा है? बाहर से देखने पर ऐसा जरूर लग सकता है, लेकिन रूस इस दौड़ से बाहर नहीं हुआ है। दरअसल रूस की रणनीति में एक बहुत बड़ा और समझदारी भरा बदलाव आया है। वो कैसे? जब रूस ने देखा कि भारत अब सिर्फ बायर यानी खरीदार नहीं रहना चाहता, भारत को अपनी इंडिजनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण की नीति को आगे बढ़ाना है, तो रूस ने मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रास्ता अपनाया। तकनीक साझा करना। हाँ, रूस अब केवल बने बनाए हथियार बेचने पर नहीं, बल्कि अपनी तकनीक भारत को देकर यहीं स्थानीय स्तर पर उन्हें बनाने पर जोर दे रहा है। और इसके नतीजे भी जमीन पर साफ दिख रहे हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल। ये सिर्फ भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाई ही नहीं गई, बल्कि अब इसका निर्यात यानी एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया है। फिलीपींस जैसे देशों को ब्रह्मोस बेची जा रही हैं। और अगर इसके भौगोलिक प्रभाव को देखें तो दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में शक्ति संतुलन के लिए कितना अहम कदम है। एक वक्त था जब भारत सिर्फ हथियार इंपोर्ट करता था, अब रूस के साथ मिलकर बनाए गए हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये सहयोग सिर्फ आम मिसाइलों तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत AK-203 राइफलों का निर्माण भी इसी मेक इन इंडिया के तहत हो रहा है। हाँ, हजारों राइफलें अब भारत में ही बन रही हैं। इसके अलावा रूस अब अपनी सबसे आधुनिक तकनीक को लेकर भी खुलेपन का प्रदर्शन कर रहा है। भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालें तो 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और S-500 डिफेंस सिस्टम पर भी बातचीत चल रही है, जो कि बहुत एडवांस सिस्टम्स हैं। कर्त या प्रतिबंध के पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और भारत में ही इन एडवांस सिस्टम्स का निर्माण करने की अनुमति देगा, जो कि पश्चिमी देश आमतौर पर आसानी से नहीं करते। यहाँ पर कहानी सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया भर में भारी उथल-पुथल मची हुई है। भू राजनीतिक दबाव अपनी चरम सीमा पर है। एक तरफ नए समझौते हो रहे हैं और दूसरी तरफ पुराने समझौतों की डिलीवरी पर असर पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन युद्ध और उसके बाद लगे पश्चिमी प्रतिबंध। इन घटनाओं ने वैश्विक समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस लंबा खिंचते युद्ध के चलते रूस की अपनी सेना की ज़रूरतें अचानक से बहुत बढ़ गई हैं। जब उनका अपना खपत बढ़ गया है तो जाहिर है इसका असर सीधा भारत को होने वाली सप्लाई पर पड़ेगा। S-400 सिस्टम की जो बची हुई यूनिट्स आनी थी, उनकी डिलीवरी में हुई देरी इसी का नतीजा है। और बात सिर्फ डिलीवरी में देरी की नहीं है, कूटनीतिक दबाव भी तो लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों की न्यूज़ रिपोर्ट से साफ है कि अमेरिकी नेतृत्व, खास तौर पे राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भारत और रूस की इस नज़दीकी पर खुलेआम असहमति और नाराजगी जताई गई है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत अमेरिका या दूसरे पश्चिमी देशों के दबाव में आकर रूस से अपने संबंध कम कर देगा, या फिर भारत अपनी पुरानी नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता वाली नीति पर ही चलेगा? इस स्थिति में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता का नया रूप सामने आता है। स्रोतों के विश्लेषण से ये साफ है
कि भारत अब पुरानी गुट निरपेक्षता की नीति से आगे बढ़ चुका है। मल्टी अलाइनमेंट की तरफ। हाँ, आज का भारत मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुगुट निरपेक्षता पर चल रहा है। इसका आसान शब्दों में मतलब यह है कि भारत किसी एक खेमे में बंध कर नहीं रहना चाहता। देश अपनी रक्षा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों के हिसाब से स्वतंत्र फैसले ले रहा है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। बिल्कुल। जरूरत पड़ने पर अमेरिका से तकनीक ली जा रही है, फ्रांस से फाइटर जेट्स खरीदे जा रहे हैं, और जब सस्ते और भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम की बात आती है तो रूस से S-400 लिया जा रहा है। किसी के दबाव में आकर कोई रास्ता बंद नहीं किया जा रहा है। और ये स्वतंत्रता सिर्फ रक्षा क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि आर्थिक और व्यापारिक कूटनीति में भी खुलकर दिखाई देती है। मुझे लगता है यहाँ तेल और भुगतान वाली स्थिति का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो प्रतिबंधों वाला मुद्दा। जब यूक्रेन संकट के बाद रूस पर प्रतिबंध लगे, और सबसे बड़ी बात, जब रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। अब यहाँ स्विफ्ट को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। स्विफ्ट एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली है जिसके जरिए दुनिया भर के देश एक दूसरे को डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। जब रूस को इससे बाहर किया गया तो उसका सीधा मतलब था कि रूस अब डॉलर में आसानी से व्यापार नहीं कर सकता। पश्चिमी देशों को लगा कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, लेकिन भारत ने इस स्थिति का बड़ा रणनीतिक इस्तेमाल किया। सही पकड़ा आपने। जब यूरोप ने रूसी तेल लेना कम किया तो रूस के पास कच्चा तेल तो था पर खरीदार नहीं थे। तब भारत ने रूस से भारी छूट यानी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। इस अकेले कदम ने रूस को अचानक से भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना दिया। लेकिन जैसा कि स्विफ्ट बैन का जिक्र हुआ, पेमेंट करें तो कैसे करें? यहीं पर रुपया रूबल व्यापार और नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट सामने आया। ये नॉस्ट्रो वोस्ट्रो का नाम सुनने में थोड़ा बैंकिंग जार्गन लगता है। जब हम नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स की बात करते हैं तो इसका आसान शब्दों में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि अगर भारत को रूस को पेमेंट करनी है तो उसे डॉलर की जरूरत नहीं है। एक रूसी बैंक भारत के किसी बैंक में अपना अकाउंट खोलेगा और उसमें पैसे भारतीय रुपए में रखे जाएंगे। अच्छा। इसी तरह एक भारतीय बैंक रूस में रूबल में अकाउंट खोलेगा। तो जब हम तेल खरीदते हैं तो हम अपने रुपए उस रूसी बैंक के भारतीय अकाउंट में डाल देते हैं। इससे डॉलर सिस्टम को पूरी तरह बाईपास कर दिया गया। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। और अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को देखें तो दिसंबर 2025 के शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। हाँ, लेकिन इसमें एक चुनौती भी है, ट्रेड डेफिसिट की समस्या। बिल्कुल, व्यापार घाटा। हम रूस से तेल तो बहुत खरीद रहे हैं और उन्हें रुपए में पेमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन रूस हमसे उतना सामान नहीं खरीद रहा, तो उनके पास भारतीय रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। जिसे उन्हें कहीं तो निवेश करना होगा या खर्च करना होगा। सही बात है। इसी गड्ढे को पाटने के लिए अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि रूसी बाजार में भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाई जाए। आर्थिक कूटनीति के इस हिस्से में एक और बड़ा माइलस्टोन हाल ही में पूरा हुआ है। वो है चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री मार्ग, जिसे ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर भी कहा जाता है, उसका पूरी तरह चालू होना। ये लॉजिस्टिक्स के लिहाज से गेम चेंजर है। बिल्कुल। पहले भारत और रूस के बीच समुद्री रास्ते से सामान आने जाने में लगभग 40 दिन लगते थे, क्योंकि जहाज़ों को यूरोप घूम कर आना पड़ता था। इस नए कॉरिडोर से माल ढुलाई का समय लगभग 16 दिन कम हो गया है। ये व्यापारिक दूरी को कम करके दोनों देशों को आर्थिक रूप से और करीब लाएगा। सही कहा। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? एक तरफ हम टेक ट्रांसफर और ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं, नए सी रूट्स खुल रहे हैं, और दूसरी तरफ रक्षा के मैदान में एक और नया समझौता सुर्खियों में आया जिसका नाम है रेलोस, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। रेलोस। इस पर फरवरी 2025 में हस्ताक्षर हुए और साल के आखिर तक रूस ने इसे अनुमोदित भी कर दिया। ये रेलोस आखिर है क्या और उसको लेकर इतना शोर क्यों था? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो रेलोस एक ऐसी संधि है जिसके बारे में शुरू में बहुत अफवाहें उड़ी थीं। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इसे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर या औपचारिक सैन्य गठबंधन यानी मिलिट्री अलायंस मान रहे थे। उन्हें लगा कि अब भारत और रूस की सेनाएं मिलकर युद्ध लड़ेंगी, जो कि सच्चाई से बहुत दूर है। बिल्कुल। स्रोतों के गहरे विश्लेषण से पता चलता है कि इसकी सच्चाई बिल्कुल अलग है। ये एक प्रशासनिक और तकनीकी समझौता ज्यादा है और रणनीतिक गठबंधन बिल्कुल नहीं। इस रेलोस समझौते को हम एक हाईवे के ढाबे या पेट्रोल पंप की तरह समझ सकते हैं। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है।
ये इस बात का समझौता नहीं है कि हम एक दूसरे की गाड़ी चलाएंगे या एक दूसरे के झगड़े में शामिल होंगे, बल्कि सिर्फ इतना है कि अगर आपका नेवल शिप या मिलिट्री विमान हमारे रास्ते से गुजर रहा है, जैसे संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान या किसी मानवीय सहायता अभियान में, तो आप हमारे पेट्रोल पंप पर फ्यूल ले सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स ले सकते हैं और आपके सैनिक हमारे यहाँ आवासीय सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही समझाया आपने। और इस समझौते में लगाई गई तकनीकी सीमाएं इस बात को और भी स्पष्ट कर देती हैं। वो सीमाएं क्या है? स्रोतों के हवाले से बताया गया है कि इस समझौते की बहुत साफ और कड़ी सीमाएं हैं। एक वक्त में किसी भी देश के क्षेत्र में अधिकतम 3000 सैन्यकर्मी, 5 युद्धपोत यानी वॉरशिप्स और 10 सैन्य विमान ही मौजूद रह सकते हैं। जरा सोचिए, 5 युद्धपोत और 10 विमान इतने नहीं होते कि उनसे कोई बड़ा युद्ध शुरू किया जा सके। हाँ, ये बहुत ही सीमित संख्या है। ये आंकड़े खुद सबूत हैं कि ये सिर्फ ड्रिल या लॉजिस्टिक्स के लिए है। ये कोई ओपन एंडेड या असीमित छूट नहीं है। हर पोर्ट कॉल और मूवमेंट के लिए पहले से परमिशन और पेपरवर्क जरूरी होगा। इससे ये साफ होता है कि भारत और रूस नेटो जैसी किसी फॉर्मल मिलिट्री अलायंस की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि अपनी वर्तमान सैन्य गतिविधियों को थोड़ा आसान और व्यवस्थित बना रहे हैं। बिल्कुल। और इन गतिविधियों में संयुक्त युद्धाभ्यास का लंबा इतिहास है। इंद्र और जापद जैसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और समझ को बेहतर बनाती हैं। और ये संयुक्त सहयोग सिर्फ जमीन और समुद्र की सीमाओं तक नहीं रुका है, ये अब अंतरिक्ष तक भी पहुंच चुका है। गगनयान। हाँ, भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे हम गगनयान के नाम से जानते हैं, उसको नहीं भूलना चाहिए। इस ऐतिहासिक मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को शुरुआती ट्रेनिंग देने का काम रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के जरिए ही पूरा किया गया है। ये बहुत बड़ा विश्वास का प्रतीक है और दिखाता है कि ये साझेदारी कितने आयामों में फैली हुई है। बिल्कुल। ये सारी बातें और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि चाहे कितने भी वैश्विक दबाव क्यों न हो, ये दोस्ती कायम है। लेकिन ये दोस्ती अब अपने रूप और आकार में बदलाव जरूर ला रही है। सही बात है। ये अब एक पुराने जमाने के बायर सेलर यानी सिर्फ खरीदार और विक्रेता का रिश्ता नहीं रहा। ये एक ऐसी साझेदारी बन गई है जो खुद को इस नए वैश्विक आदेश के हिसाब से ढाल रही है। आज की इस चर्चा को समेटते हुए अगर कोई सोचे कि ये जानकारी उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो जवाब बड़ा सीधा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। भारत जिस तरह से दुनिया की अलग अलग महाशक्तियों, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो या रूस, उनके बीच एक नाजुक संतुलन बना रहा है, वो डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का एक जीता जागता मास्टर क्लास है। अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना और बिना किसी कैंप में शामिल हुए अपने देश के विकास के लिए बेहतरीन डील्स निकालना, ये आसान काम नहीं है। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल आने वाले वक्त की भू राजनीति के लिए बेहद अहम है। वो क्या? हमारे स्रोतों के इस बात का इशारा किया गया है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस की आर्थिक और रणनीतिक निर्भरता अब चीन पर लगातार बढ़ रही है। रूस अब चीन के बेहद करीब जा रहा है क्योंकि उसे नई सप्लाई चेन्स और खरीदार चाहिए। जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर हम एशिया को देखें तो हिंद महासागर और एशिया में भारत और चीन के बीच पहले से ही शक्ति का एक लंबा और जटिल संघर्ष चल रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले दशक में जब रूस को अपने दो सबसे बड़े साझेदारों भारत और चीन के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा, तब असली इम्तिहान होगा। ये सच में एक सोचने पर मजबूर कर देने वाला प्रश्न है। क्या आने वाले वक्त में भारत को मजबूरन अपनी इस सोवियत युग की पुरानी रक्षा नाल यानी उस अम्बिलिकल कॉर्ड को पूरी तरह से काटना पड़ेगा? या फिर भारत रूस की ये साझेदारी इस नए और बेहद जटिल एशियाई शक्ति संतुलन में भी अपना वजूद बनाए रखेगी और खुद को फिर से नए ढंग से ढाल लेगी? ये एक ऐसी भू राजनीतिक पहेली है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इस पर विचार करना उन सभी के लिए दिलचस्प होगा जो देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में दुनिया का नक्शा कैसे बदलेगा। इन बदलते समीकरणों को जाने बिना भविष्य की खबरों का सही आकलन करना नामुमकिन है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी गहराइयों के साथ।